नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम जो हैं ब्लड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका पार्ट 3 आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में पार्ट 3। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था कि रक्त जो है उसमें उसका संगठन अपन ने देखा था। रक्त जो है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला प्लेज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं को हम वापस 3 भागों में बांटते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। पार्ट 2 के अंदर जो है हम आरबीसी के बारे में देख चुके हैं। आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स। हिंदी में अगर हम इनको बोले तो इनको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं के संदर्भ में आज अपन देखेंगे और वही बिंदु अपन यहां देखेंगे जो ज्यादातर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो इनका बहुत विस्तृत ब्यौरा है, लेकिन हम उन चीजों को यहां नहीं देखेंगे। हम केवल उन्हीं बातों के ऊपर फोकस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ज्यादातर आपसे पूछी जाती है। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे पहला बिंदु ध्यान में रखिए कि डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के नाम से भी इनको जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को याद रखिए, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और इनका रंग जो है वो श्वेत होता है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए इनका रंग जो है वो श्वेत होता है। ये रंगहीन होती है, इसलिए इनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो आपको ध्यान में रखना है कि इनके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। तो हाँ, ध्यान में रखिए कि स्तनधारी की जो परिपक्व आरबीसी है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है वो केंद्रक पाया जाता है। तो दूसरा बिंदु ध्यान में रखिए कि डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है वो केंद्रक पाया जाता है। और इनमें ध्यान में रखिए कि जो केंद्रक होते हैं वो बहुरूपी होते हैं, इसलिए ये इनकी एक विशेषता भी है। तो तीसरा बिंदु ध्यान में रखिए कि अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या की, तो प्रति घन mm के अंदर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 6000 से 8000 तक। 6000 से 8000 तक इनकी संख्या होती है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर अपने को एग्जाम में रेशियो पूछ लिया जाए तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है वो है 600:1, यानी कि 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो ये इनका रेशियो है। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इसके बाद अगर अपन देखें कि जो डब्ल्यूबीसी है इनका औसत जीवन काल कितना होता है, तो इनका जो औसत जीवन काल है, औसत जीवन काल ये होता है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन जो है इनका औसत जीवन काल होता है। और अधिकांश जो है कंपटीशन के एग्जाम में अगर मान लीजिए 4 दिन भी आता है तो वो ज्यादा परफेक्ट माना जाएगा। तो इनका जो औसत जीवन काल है वो 3 से 4 दिन तक होता है। इनका जो निर्माण स्थल है, आखिरकार जो है डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कहां बनती है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण स्थल है, इनका जो निर्माण होता है वो होता है श्वेत अस्थि मज्जा में। श्वेत अस्थि मज्जा में। तो याद रखिए
कि यहाँ कल अपन ने देखा था पार्ट 2 के अंदर जो आरबीसी का निर्माण है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है, और भ्रूणावस्था में जो है इनका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर अपन देखें, जो WBC है इनका जो निर्माण स्थल है वो है श्वेत अस्थि मज्जा। तो श्वेत अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अगर हम इनके कार्य के बारे में देखें और इनके आकार के बारे में देखें तो इनका कार्य जो है वो मुख्य कार्य है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है वो प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो बनाने का काम करती है। और विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 से वही लोग जीत पाते हैं जिनका प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत होता है। तो यहां पर आप विशेष रूप से आप ध्यान में रखिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षी तंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिरक्षी तंत्र का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक जो है सिस्टम पाया जाता है, उसी सिस्टम को अपन बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र। तो प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करना, प्रतिरक्षी तंत्र को बनाना, रोगाणुओं से रक्षा करना, रोगाणुओं से हमें बचाना, ये काम जो है वो WBC का होता है। और ये WBC जो है वो अमीबा के समान होती है, अमीबिया या जो है अमीबा के समान ये रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा हम देखें कि इनको हम जो है सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, जो कि रोगाणु से हमें बचाते हैं। तो इसके बाद देखिए कि जो WBC है, इन WBC के प्रकार के बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखिए WBC के प्रकार, दूसरा जो है अपना WBC के अंदर टॉपिक आता है कि WBC जो है इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो इस प्रकार को समझने के लिए हम यहाँ एक छोटी सी सारणी का निर्माण करेंगे, जिसकी सहायता से आपको इनके विभिन्न प्रकार आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए WBC को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है जिसको अपन बोलते हैं कणिकामय WBC, कणिकामय WBC, और दूसरा है अकणिकामय WBC। इसका मतलब क्या हुआ यहां से समझिए। कणिकामय का मतलब होता है कि ऐसी WBC जिनके प्लाज्मा में कणिकाएं पाई जाती हो, इनको हम ग्रेन्युलोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और अकणिकामय अ का मतलब नहीं, यानी कि इनके प्लाज्मा में कणिकाएं नहीं पाई जाती है, तो हम इनको बोलेंगे अकणिकामय WBC। अब जो कणिकामय WBC है, इन कणिकामय WBC को अभिरंजन के आधार पर हम वापस 3 भागों में बांटते हैं। पहला इनको हम कहेंगे, पहला जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे न्यूट्रोफिल, और दूसरा जो भाग है इनको अपन कहेंगे इओसिनोफिल, और तीसरा जो भाग है उसको अपन कहेंगे बेसोफिल। तो ये इसके 3 भाग हुए, किसके आधार पर हुए? अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन का मतलब जब हम इनको रंगते हैं तो रंगने के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। न्यूट्रोफिल, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, यानी कि उदासीन रंजी, यानी कि हम कहें कि हम इनको अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजनों के द्वारा अभिरंजित कर सकते हैं। बॉडी में अगर हम इनकी संख्या को देखें तो इनका जो प्रतिशत होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग ये 62% तक होती है। और ये जो है हमारे बॉडी के अंदर रोगाणुओं को खाकर नष्ट करती है, उनका भक्षण करती है। ये फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। अगर हम इनमें बात करें कि अगर हम इनको कैसे पहचाने, तो देखिए कि जो इनका जो केंद्रक होगा वो बहुपाली होता है, और इनमें पालियों की संख्या जो है वो लगभग 3 से 7 तक हो सकती है। इस प्रकार से ये इनका जो केंद्रक बनेगा, इसमें इस तरह से लोब पाए जाते हैं, पालियां पाई जाती हैं, और इन पालियों की संख्या को गिनकर जो है हम इनका पता लगा सकते हैं। तो इनमें पालियों की संख्या जो है वो कम से कम 3 से 7 तक
हो सकती है। चूंकि ये कणिकामय है इसलिए इनके प्लाज्मा में इस प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, तो ये ध्यान में रखिए। दूसरा जो है वो है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का मतलब क्या हुआ, जैसा नाम से पता लग रहा है इओसिनो, यानी यहां शब्द आया है इओसिन। इओसिन जो है एक प्रकार का अभिरंजक है, अम्लीय अभिरंजक है। ये अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं और जब हम इनको अम्लीय अभिरंजक जैसे इओसिन से अभिरंजित करते हैं तो ये हमें गुलाबी या पर्पल रंग की जो है वो दिखाई देती है। और इनका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक जो है वो हेडफोन की तरह होता है, जिसमें लगभग जो है 2 पालियां पाई जाती है। इस प्रकार से ये अपने को दिखाई देगी और इनमें इस प्रकार से कणिकाएं पाई जाती है। इनका अगर हम प्रतिशत देखें तो इनका प्रतिशत जो है वो आता है 2.5%। तो ये 2.5% तक होती है और विशेष रूप से जो है ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं में जो है वो भाग लेती है। अगर हम एलर्जी को समझना चाहें तो एलर्जी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कई बार जो है कुछ पदार्थ, जैसे कुछ विशिष्ट सब्जियां हो सकती है, कुछ विशिष्ट गंध हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, या कुछ धूल के कण हो सकते हैं, किसी भी पदार्थ से व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है। जिन पदार्थों से व्यक्ति को एलर्जी होती है उनको हम कहते हैं एलर्जन। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जन प्रविष्ट होते हैं तो हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो प्रतिरक्षी तंत्र जब आवश्यकता से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी में ये भाग लेती हैं और एलर्जी जो प्रतिक्रियाएं होती है उनमें ये जो है इओसिनोफिल भाग लेती हैं। इसके बाद आती है बेसोफिल। बेस का मतलब होता है एक क्षार, यानी कि एक क्षारीय अभिरंजन के द्वारा अभिरंजित होती है। और इनका जो प्रतिशत अगर अपन देखें तो इनका जो प्रतिशत होता है 0.5% तक होता है। बेसोफिल जो है अगर हम किसी अभिरंजन के द्वारा इनको रंगे तो ये हमें नीले या बैंगनी रंग से जो है वो अभिरंजित दिखाई देती है। और अगर हम इसके केंद्रकों के अंदर पालियों की बात करें तो पालियों की संख्या इसमें लगभग 3 से 4 तक होती है। इन सब WBC का औसत जीवन काल जो है वो अलग अलग होता है, तो ध्यान में रखिए कि इनका औसत काल जो है वो लगभग, इन सब का अगर हम औसत काल देखें तो 2 दिन से लगा के 100 दिन तक हो सकता है। तो विशेष रूप से आप यहां पर ये ध्यान में रखिए कि जो कणिका में WBC हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। बेसोफिल का जो प्रतिशत है वो 0.5% है। इनमें पालियों की संख्या 3 से 4 तक हो सकती है और इनमें कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए यहां पर अपन क्या बना देते हैं, कणिकाएं बना देते हैं। इसके बाद देखिए कि जो अगला पार्ट आता है अकणिकामय WBC। अकणिकामय WBC का अर्थ क्या हुआ कि इनके प्लाज्मा में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है इसको अपन बोलेंगे मोनोसाइट, इसको अपन बोलेंगे मोनोसाइट, और दूसरा जो भाग है उनको अपन बोलेंगे लिम्फोसाइट। अब हम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहां पहले अपन मोनोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोसाइट का मतलब क्या हुआ कि मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी WBC होती है। इनका आकार अन्य WBC से ज्यादा होता है। अगर हम आकार की ही बात करें तो इनका आकार जो होता है वो होता है 80 माइक्रोन, यानी कि काफी बड़ा है। अगर हम RBC की बात करते हैं तो ये RBC जो है वो 7 से 8 माइक्रोन तक होती है। तो इनकी तुलना में ये लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा बड़ी होती है और ये अनिश्चित आकार की होती है। ये जो है काफी बड़ी होती है और ये अमीबा के समान होती है और हमारे रक्त में परिभ्रमण करती रहती है और जहां कहीं पर भी इनको रोगाणु मिलते हैं ये उनको खाकर क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इनको हिंदी में हम वृहद बक्षकाणु या मैक्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो आता है लिम्फोसाइट। नंबर दूसरा भाग जो है वो लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट को हम वापस 2 भागों में बांटते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये हम यहाँ कहें इनको लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और दूसरा जो भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं बी लिम्फोसाइट।
अब देखिए यहां पर दो शब्द काम में लिए गए हैं, दो वर्ण काम में लिए गए हैं, एक तो टी और एक दूसरा बी। और टी और बी कहां से काम में लिए गए इसको देखिए। टी का मतलब होता है थाइमस, यानी कि वे लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन हमारी थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है तो उनको नाम दिया गया है टी लिम्फोसाइट। यानी कि टी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन है और इनका जो निर्माण है वो निर्माण स्थल जो है वो कहां पर है, थाइमस ग्रंथि में है, इसलिए हम इनको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। और विशेष रूप से ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जिस प्रकार से मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो है काम करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी इनका रोगाणुओं का भक्षण करके और हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। यहां पर आपको खास एक बात ध्यान में रखनी होगी, जो एड्स आपने नाम सुना होगा, AIDS, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके ये जो रोग है वो होता है HIV वायरस के कारण। HIV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस के कारण जो है ये एड्स होता है। और एड्स रोग में होता क्या है कि जो HIV का जो वायरस है, ये वायरस जो है विशेष रूप से इन टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है और इनको डैमेज कर देता है, इनको खत्म कर देता है, इनको नष्ट कर देता है। और इनके नष्ट होने के कारण जो है व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण साधारण से जो रोग हैं वो भी व्यक्ति को घेर लेते हैं। तो ये कई कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि HIV वायरस जो है वो कौन से लिम्फोसाइट पर अटैक करता है या कौन सी WBC पर अटैक करता है। तो याद रखना है आपको, टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि इनकी संख्या घट जाती है। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो अमीबा के समान रोगाणुओं को खाकर जो है नष्ट करते हैं। इसके बाद आता है बी लिम्फोसाइट। बी जो शब्द लिया गया है वो पक्षियों में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है बर्सा ऑफ फेब्रेसिस। तो बर्सा ऑफ फेब्रेसिस जो है वो पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन स्तनधारी प्राणियों में ये संरचना नहीं पाई जाती है। इसलिए इनका परिपक्वन व प्रचुरोद भवन जो है वो हमारे गले में पाए जाने वाले जो टॉन्सिल्स हैं या पैर पेचेज हैं, वहां पर इनका परिपक्वन और प्रचुरोद भवन किया जाता है। और ये जो रोगाणुओं को जो मारते हैं, इनका थोड़ा सा तरीका अलग है। ये रोगाणुओं के खिलाफ सबसे पहले क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। और ये एंटीबॉडी के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो याद रखिए, ये भी बात कई बार पूछ ली जाती है कि कौन सी WBC जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो याद रखिए, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब यहां पर एक खास बात और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो एंटीबॉडी है, हालांकि ये रक्त कणिकाओं के द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन बनने के बाद जो है वो कहां चली जाती है, रक्त प्लाज्मा में चली जाती है। बनने के बाद जो है वो एंटीबॉडी कहां पाई जाएगी, रक्त के प्लाज्मा में चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर WBC के विभिन्न प्रकार देखे और इनके कार्यों को बड़े संक्षिप्त रूप में अपन ने देखा। तीसरा जो अपना भाग है उसको अपन कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में भी ध्यान में रखिए कि ये देखिए प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्लेटलेट्स के बारे में, इनको हम हिंदी में कहेंगे पट्टिकाणु या हम इनको बिंबाणु भी कहते हैं। और अगर हम इनको एक दूसरा नाम देना चाहें, जैसे हम RBC को नाम दे रहे थे इरिथ्रोसाइट, WBC को नाम दे रहे थे ल्यूकोसाइट, इसी प्रकार से प्लेटलेट्स को अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। तो देखिए इनकी संख्या को अगर अपन देखें तो इनकी संख्या जो है वो होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm प्रति घन मिलीमीटर। तो ये इनकी संख्या होती है। इसके अलावा देखिए कि इनका जो जीवन काल है, इनका जीवन काल, जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो है 7 से 10 दिन तक। इनका जीवन काल जो है वो 7 से 10 दिन तक होता है। ये 7 से 10 दिन तक जीवित रहती है। और अगर हम इनको देखें तो इनका जो डायमीटर है, इनका जो आकार है वो है 2 से 4 माइक्रोन। 2 से 4 माइक्रोन। ये प्लेट्स के समान इस प्रकार से अनियमित आकार की होती है, इस प्रकार से ये चपटी होती है। तो इनका आकार जो है वो 2 से 4
माइक्रोन तक होता है, यानी कि ये आरबीसी से आकार में छोटी होती हैं। अगर हम बात करें विशेष रूप से आपने नाम सुना होगा डेंगू का, तो डेंगू रोग के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो डेंगू रोगी को हमेशा केवल और केवल प्लेटलेट्स ही चढ़ाई जाती है। तो ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से रोग में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, तो ध्यान में रखना है डेंगू। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम इनका मेन काम देखें तो इनका जो मेन वर्क है वो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब देखिए रक्त का थक्के का मतलब क्या हुआ कि जनरली आपने देखा होगा कि जब अपन सब्जी काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, अगर कोई चोट लग जाए तो वहां से रक्त निकलना शुरू हो जाता है और लगभग एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से 10 मिनट में वो रक्त निकलना जो है वो डिपेंड करता है कि घाव जो है वो कितना गहरा है, उसके आधार पर जो है क्लोटिंग जो है वो मुख्य रूप से 5 मिनट के अंदर तक हो जाती है। रक्त का थक्का 5 मिनट के दौरान बन जाता है, जिससे कि शरीर का जो अतिरिक्त रक्त है वो बाहर नहीं निकले, जिससे कि शरीर को हानि ना हो। तो इस रक्त का थक्का बनाने के लिए जो है वो प्लेटलेट्स जिम्मेदार होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि एक आनुवंशिक रोग ऐसा है जिसको अपन बोलते हैं हीमोफीलिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कभी भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का जो है वो रक्त का जो थक्का बनता है उसमें काफ़ी जटिल केमिकल रिएक्शन होती है और लगभग इसमें 13 फैक्टर होते हैं। और यहाँ अब उनको 13 फैक्टर को आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको केवल यहाँ पर 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। पहली बात कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो याद रखिए विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा जो है तत्व महत्वपूर्ण है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है कैल्शियम। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। तो ये बात जो है आपको यहाँ एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखनी है। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि आरबीसी का निर्माण करने के लिए अगर मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो यहाँ आरबीसी के निर्माण के लिए जो विटामिन है वो है B12 विटामिन। तो ये दोनों विटामिन आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो है आज अपन ने पढ़ा रक्त के WBC के बारे में, ये कितने प्रकार होते हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है। जल्द ही हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और किसी भी प्रकार से कोविड-19 से डरने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से मिलकर सबको कोविड को हराना है और जैसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन जो है अपने को गाइडलाइन दे रहा है, उन नियमों का सख्ती से पालन करना है। धन्यवाद दोस्तों।